हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग भैया। अनुराग भैया को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। साथ में हम कई इवेंट्स भी किए हैं, कुछ इवेंट में साथ में स्टेज भी शेयर किए हुए हैं। ये मनोवैज्ञानिक हैं, मेंटोर हैं, लाइफ कोच हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं जो समाज पे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों जैसे भारत माता पे हो गए और समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे युवा इनके इंस्टाग्राम पेज से अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम में 80,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे युवा पीढ़ी को आज के समय में जो समस्याएं होती है, कई सारी चीज़ें होती है जिस पे वो फंस जाते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अनुराग भैया से अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो शुभकामनाएं अमर आपको अपने इस नए शो के लिए। और जिस तरीके से आपने 3M प्रोडक्शन को इतना ग्रो किया है ना केवल आप छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वैसे ही आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया है असल जिंदगी विद अमर, तो बस मैं चाहता हूँ कि लोगों की जिंदगी तक पहुंचे और खूब तरक्की करे। आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है भी उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि लोगों का क्या है, जो यूथ है और आजकल यूथ के साथ साथ कई लोग जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया, किसी के अच्छे नंबर नहीं आए, किसी का जॉब नहीं लगा, ऐसे छोटी मोटी मुद्दों के कारण वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जैसे उनके लाइफ का एक पूरा टुकड़ा ही चले गया। जबकि मुझे नहीं लगता है कि वो उतना बड़ा कारण है कि डिप्रेशन, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो ये डिप्रेशन में जाने का कारण क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए और ऐसा क्या कर सकते हैं कि डिप्रेशन ही ना आए? देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि डिप्रेशन ना आए, है ना। सबसे पहले तो ये स्टिग्मा हमें ब्रेक करना है कि डिप्रेशन ये नहीं है कि इन कारणों से आएगा, इन कारणों से नहीं आएगा, है ना। हाँ। जैसे सर्दी जुकाम आपको होता है और भी कोई आपको शारीरिक समस्याएं होती हैं, वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी आज के समय में मानसिक रूप से आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो इन कारणों से नहीं आएगा। तो आम बोलचाल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, इसी को तोड़ना हमारा काम है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम जज करते हैं कि यार ये सब चीज के लिए डिप्रेस होगा, अरे तुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है, अरे ये भी कोई बात है नहीं, इसीलिए लोग बताते नहीं। आपने गौर किया होगा। और डिप्रेशन हमें लगता है कि ये बहुत मामूली बात है, लेकिन नहीं है। डिप्रेशन को लेकर कहा यह जाता है कि किसी पर्सन को अगर डिप्रेशन है तो वो ये बोलेगा कि यार मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मैं जी भी नहीं पा रहा हूँ। समझना इसकी सीवियरिटी क्या है। ओके, डिप्रेशन कभी भी साधारण नहीं होता। ओके, तो इसको लेकर कोई भी अगर ये भाव प्रेस कर रहा है, देखो मान रहा हूं मैं, जैसे आपने जो शब्द बोला वो इस बारे में हो सकता है कि सेल्फ लेबलिंग करते हैं लोग, उन्हें डिप्रेशन है नहीं लेकिन वो बताते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूं। ये भी गलत बात है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर सही जानकारी से ज्यादा फालतू की चीजें जल्दी फैलती हैं। तो अगर डिप्रेशन, स्टिग्मा, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब लोग आम बोलचाल में यूज जरूर करते हैं लेकिन उन्हें उनका असली मतलब नहीं पता है। तो डिप्रेशन का अगर सही सिम्टम्स आप सोचो तो वही होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। जब उदासी लंबे समय तक आपको परसिस्ट करती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसे काम जो आप करने में पसंद करते थे वो करने का भी आपका मन नहीं कर रहा, एकांत हो गया है आपका जीवन, मतलब अकेलापन से आप ग्रसित हो, 20 लोगों के बीच में घिरे उसके बाद भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और डिप्रेशन को लेकर अनुभव प्रत्येक इंसान का अलग अलग हो सकता है। जिसको डिप्रेस्ड है, दो ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन था, एक का अनुभव दूसरे के अनुभव से टोटली अलग हो सकता है, क्योंकि ये मानसिक रोग है ना। तो डिप्रेशन के लिए मैं सिंपल बोलूं, टैकल कैसे करना है, तो पहली बात तो भैया आप जाओ, जैसे सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हो, उसी प्रकार अगर डिप्रेशन आपको लगता है कि हाँ लंबे समय तक उदासी है, मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जो काम करने में मन था वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जरूर जाओ। आप काउंसलर के पास जा सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, लेकिन जाओ, बोलो जरूर। और आम जन लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर कोई अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ओपन अप हो रहा है तो उसे बेचारा फील मत कराओ या फिर उसको स्टिग्मेटाइज मत करो कि यार ये सब भी कोई बात है, अरे यार सर्दी जुकाम सबको हो सकता है ना, तो भाई डिप्रेशन भी सबको हो सकता है। आपको बताऊं, संदीप माहेश्वरी जी को जानते हैं आप? हाँ, उनको भी डिप्रेशन हुआ। हाँ। तो डिप्रेशन का कोई असल कारण नहीं कि आपको ये हुआ होगा तभी होगा, बायोलॉजिकली भी आपको हो सकता है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए जरूरी है लेकिन बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं करवा पा रही है, तो आप डिप्रेस फील करेंगे। और डिप्रेशन का एक सिम्टम और होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो हल्के में मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस फील कर रहे हैं और लंबे समय तक आप इस चीज़ के ग्रसन में हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। ये तो
डिप्रेशन का आपने बताया, जैसे आपने सही कहा कि एक जब तक किसी विशेषज्ञ के पास जाके उसके लिए सलाह मशवरा नहीं करेंगे, क्या चीज़ें एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा, तब तक तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। ये बताइए कि खराब मेंटल हेल्थ जो होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, व्यक्ति या खुद होता है, या आजकल सोशल मीडिया की चीज़ों को देखकर आदमी अपना मेंटल हेल्थ खराब कर लेता है, या ऐसा होता है कि दूसरों से चीज़ें कंपेयर करते हैं आजकल कि मैं यहाँ पे हूँ, सामने वाला मेरे से ऊंची पोजीशन में हो गया है, या वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये सब चीज़ें की तुलना करके लोग आजकल अपना मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो ये किस हद तक सही है? देखो, आपने दो चीज़ें बोलो, दोनों फैक्टर अलग अलग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट नहीं करती, अफेक्ट करती हैं। वो ना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करती हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आसपास का माहौल, स्ट्रेस, सब चीजें आपके फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगी और मानसिक स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करेंगी। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो ये जो ब्लेम गेम है हमें बंद करना पड़ेगा कि यार ये आजकल मोबाइल ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो गया है, इसके चक्कर में आजकल लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं। आपने क्या एक्शन लिया? आप अपनी फिजिकल हेल्थ को सही रखने के लिए एक्शंस लेते हो, खाना सही से खाते हो, हर चीज़। मेंटल हेल्थ के लिए आपने क्या एक्शंस लिया? क्या आप मेडिटेशन रोज करते हो? क्या आप अपनी स्लीप टाइम पे लेते हो? आप सोते हो समय पे, पानी अच्छे से पीते हो, खाना अच्छे से खाते हो, माइंडफुल ईटिंग करते हो, खाते समय भी तो आप मोबाइल चलाते हो, टीवी चलाते हो, यस और नो? अच्छी चीजें पढ़ते हो आप? अभी आपको मैं बोलूं कि आपका आंगन गंदा हुआ आज आपने उसको साफ कर दिया, तो क्या कल उसमें गंदगी नहीं होगी? होगी। वैसे ही विचार है, दिमाग है, दिमाग में भी नकारात्मकता आएगी, नेगेटिव चीजें आएंगी, रोज आएंगी, हर दिन आएंगी। आपको क्या करना है? इसको साफ करना है। आप साफ कैसे करें? तो अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम मेडिटेशन रोज कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, पानी सही मात्रा में पी सकते हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वो करते नहीं है, और हम सिर्फ क्या करते हैं? ब्लेम गेम करते हैं। तो जिम्मेदार अगर आप बोलोगे तो कोई नहीं। जिस दिन आपको समझ आ गया कि आपके लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि आप देखो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सबको पता है, लेकिन अभी भी हर कोई व्यायाम नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। हर कोई मीठा एकदम से कम नहीं करता। मीठा इन द सेंस तेल का, नमक का, मीठा, एक्सेस में जंक फूड खाना, ये सब कोई एकदम से कम नहीं करता। सबको वो टेम्पररी प्लेजर चाहिए, और जब हम ये टेम्पररी प्लेजर के पीछे पागल हो जाते हैं ना, तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो जाता है। जिम्मेदार कोई नहीं है, कारण हमको पता है कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो अफेक्ट करेंगी चीजें, हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि उसका अफेक्ट कम हो। जीरो कभी नहीं होगा, अफेक्ट तो फिर भी होगा, लेकिन कम हो, इसके लिए हम एफर्ट्स मार सकते हैं। तो भैया जैसे आपने कहा कि चीज़ों को करना, तो एक अपने काम को न टाल कर किए सब चीज़ें टाइम पर हो जाए, उसके लिए एक आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए? फिर एक आदर्श दिनचर्या, वैसे तो बोलूं आदर्श दिनचर्या अचीव करना नामुमकिन है, ठीक है, लेकिन एक आदर्श दिनचर्या होती क्या है, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि हम कितना सही जी रहे हैं, है ना, उसके लिए जरूरी है। तो देखो, आपके हेल्थ के लिए एक सेक्शन होना चाहिए आपके जीवन, आपके दिन में। आपकी दिनचर्या है 24 घंटों की, तो उसमें आपके पास हेल्थ के लिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए समय होना चाहिए, ठीक है। आपके करियर के लिए समय होना चाहिए। अब आप एक स्टूडेंट है तो आपके एकेडमिक्स के लिए, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय होना चाहिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी समय होना चाहिए। और फिर होता है स्पिरिचुअल लाइफ। आज के समय में अगर आप सोचो कि बिना स्पिरिचुअलिटी के आप मेंटली हेल्दी रह सकते हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको स्पिरिचुअली हेल्दी रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके डे को आपको क्या करना है? स्प्लिट करना। आपको मैं बता दूं कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। सोने का, उठने का, खाने का टाइम आप फिक्स कर लो। ये होते हैं रूटीन। रूटीन यानी कि ऐसे काम जो हम रोज करते हैं उसके लिए समय आपको निर्धारित रखना। ये निर्धारित हो गया तो आपको वो ब्लॉक्स मिल जाएंगे जहां जहां पे समय आपके पास खाली है, क्योंकि ये काम हम रोज कर रहे हैं ना। सोते हम रोज हैं, तो सोने का टाइम मान लो 10 बजे आप सो जाते हो, उठने का टाइम मान लो आप 4:30 बजे उठ जाते हो, ठीक है। 4:30 उठने के बाद आप क्या करो? बताओ ना, क्या करोगे? पानी पिएंगे, जैसे गर्म पानी पीता है इंसान, नॉर्मल बोला जाता है कि पीना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करेगा, मेडिटेशन करेगा, मंत्र चैंट कर सकता है, नहाएगा धोएगा, किताब पढ़ेगा, अपने दिन की शुरुआत करेगा। ये काम रोज के हैं, फिक्स है। 7 बजे से पहले वो तैयार हो गया, अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर लिया। 8 बजे उसका ब्रेकफास्ट, पहली मील का टाइम तय हो गया उसका। 8 बजे ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम 12 बजे हो गया उसका, डिनर का टाइम 7 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, जो भी हो आपका फिक्स होना चाहिए। अब इसमें आप देख पा रहे होगे, ब्रेकफास्ट से लेके लंच के बीच में समय खाली है, लंच से लेके डिनर के बीच में समय खाली है ना। तो ऐसे आपको समय मिल गया। अब इसी में आपको बांटना है, हेल्थ को समय देना, एक्सरसाइज,
मेडिटेशन, सही खाना खाना, नींद पूरी लेना, पानी सही पीना, हेल्थ को समय चलेगा आपका अच्छे तरीके से। अब आपकी एकेडमिक लाइफ है तो आपने अपने डे को शिफ्ट में बांट लिया। अगर आप 9 से 5 बजे की शिफ्ट में जाते तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग हो गई, लेकिन ग्रोथ के लिए भी समय होना चाहिए। तो दिन में 2 घंटा आप अपनी ग्रोथ के लिए निकाल लिए, जिसमें आपने कोई नई स्किल सीख ली। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ाई के लिए समय निकाला, फिर पर्सनल लाइफ के लिए समय निकाला, जिसमें आप हॉबीज पे समय दोगे, नया सीखने पे समय दोगे, घूमने फिरने में समय दोगे, साइकिलिंग हो गया, वॉक हो गया, म्यूजिक हो गया, ये आपका समय हो गया। फिर फैमिली टाइम होता है, पर्सनल टाइम में ही फैमिली टाइम हो जाता है, और देन उसके बाद आप बढ़िया से सो शांति से। तो आपने क्या किया, हेल्थ को समय दिया। कौन सी हेल्थ? मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ। फिर आपने दिया प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट है तो एकेडमिक लाइफ में। देन उसने दिया पर्सनल लाइफ को समय, पर्सनल लाइफ को समय दे दिया। बस आगे ग्रोथ के लिए एक समय होता है ना, लगा लिया, चले गए, हो गया। तो एक आदर्श दिनचर्या ऐसी होती है, हर एक इंसान अपने तरीके से बना सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आपने बना ली और आप इसको अचीव कर लोगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके करीब आप पहुंच सकते हो। 100% बनाओगे तो उसमें से 80, 85, 90% भी आप अचीव करोगे, यही तो आपकी जीत है। लेकिन अगर बनाओगे ही नहीं तो अचीव थोड़ा बहुत भी नहीं कर पाओगे। भैया, आप भगवान में मानते हैं, क्या आपको लगता है कि हम जो भी कुछ करते हैं किसी के साथ अच्छा करते हैं, कई बार जाने अनजाने में किसी के साथ बुरा कर देते हैं, उसको भगवान देख रहा होता है? बिल्कुल देख रहा होता है। सिंपल सी एक लाइन है कि आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो देख रहा ही होता है। और स्पिरिचुअलिटी भगवान से वास्ता नहीं रखती है, ये बिलीफ की बात होती है कि आप किस चीज पे मान्यता रखते हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं लोग आस्तिक और नास्तिक के ऊपर, और इसको बहुत संक्षिप्त रूप से लोगों ने परिभाषित कर दिया कि जो भगवान को मानते हैं वास्तिक, जो नहीं मानते वो नास्तिक। मैं कहता हूं आप कुछ भी अगर मानते हैं, कुछ तो होगा ना, आप किसी ना किसी चीज को तो मानते होंगे ना, आप अपने बिलीफ सिस्टम को तो मानते होंगे ना, अपनी मान्यता भी अगर आप मान रहे हैं यानी कि आप आस्तिक है। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मान रहे हो, जिसके ऊपर आपका भरोसा है कि हाँ यार सही होंगी चीजें, जैसे कईयों को अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, मैं चीजें सही कर लूंगा, ये भी क्या है? आस्तिकपन है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप मान रहे हैं, जिसके प्रति आप समर्पित हैं, उसके ऊपर चीजें छोड़ते हैं ना। कोई भी परिस्थिति आती है, हम क्या बोलते हैं? यार ठीक हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं? भगवान सब ठीक करेगा, जो भगवान पे मानते हैं। कोई क्या बोलेगा? कोई और पावर है जो ठीक करेगी। कुछ लोग बोलते हैं हम खुद ठीक करें, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। विश्वास का होना ही स्पिरिचुअलिटी है, खत्म बात। और रही बात कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, तो हर समय कोई ना कोई देख रहा होता है। और सही गलत की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। चोरी करना किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। ये सब बचपन से जैसी उसकी अपब्रिंगिंग होती है उसके आधार पर वो तय करता है, और अपने अनुभव के आधार पर तय करता है कि यार ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो सही गलत तो इंसान अपने अनुसार उसकी परिभाषा बना लेता है। तो ये निजी राय है लोगों की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम कुछ जो अच्छाइयां हैं वो सबके लिए अच्छाइयां हैं, और कुछ जो बुराइयां हैं वो सबके लिए बुराइयां हैं। लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं वो इंसान इंडिविजुअल बेसिस पे तय करता है कि यार ये अच्छा है या बुरा है। लाइक किसी का फायदा उठाना आपके लिए बुरा हो सकता है क्योंकि आपके एथिक्स उसके लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन लोगों के लिए क्या है? कलयुग है, उनने ऐसी मानसिकता बना ली है ना अपनी, लोगों को फायदा नहीं उठाएंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे, तो वो उसको सही मानेगा, आगे बढ़ेगा। आज के समय में ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जैसे आपने देखा होगा कुछ पुलिस वाले होते हैं जो ऊपर की कमाई खाते हैं, सब नहीं कुछ, तो कुछ के लिए ये है कि यार आज के समय में भाई करना पड़ेगा ये सब चीज, इसके बिना कहाँ चलेगा। कुछ है जो ट्रैफिक पुलिस में पकड़ा जाते हैं, पैसा 800 रुपए कौन देगा, 100 रुपए तो और निकलो, तो भाई 100 रुपए 700 रुपए बचा लिया, सही है ना। तो सबका केंद्र अलग अलग है सही गलत के लिए। लेकिन मॉरली अगर देखा जाए, अगर आप एथिक की बात करते हो, ऊपर की अदालत की बात करते हो, तो सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पर्सनल लेवल पे सही गलत की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। ये इसी में एक ये था कि ओवर थिंकिंग जो होता है लोगों को, कि बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, मैं खुद भी उसमें आता हूँ, क्योंकि हमारा इवेंट लाइन का काम होता है तो टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। कई कई रातों तक शूट वगैरह करना तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। क्या करते हैं, अपने काम को टालते हैं, आज नहीं, आज लेट हो गए, कल करेंगे, परसों करेंगे। वो उनके दोहे हैं ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी भी क्या जीना है कई वर्षों, ये सिद्धांत पे चलते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया करके खुद से लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है आज के दिनों में? आपके सवाल में 2 चीजें थी, एक थी ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग इन जनरल हम बोलते जरूर हैं, लेकिन ये एक आने वाले समय में कहा जाए तो ये एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है ओवर थिंकिंग को, जो आपके डिसीजन मेकिंग को डिले कर देता है। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता बार बार आप टालते रहते हैं, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग है, जो बहुत सारे हार्मोन्स आपके शरीर में जब कम हो जाते हैं, जिसमें से गाबा एक होता है ना, नॉरपेनेफ्रिन एक होता है,
ये सब चीजें जब कम होती हैं आपके शरीर में तो ओवर थिंक आप ज्यादा करते हो, आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता है। और सेरोटोनिन आपके बॉडी में जब रिलीज ना हो, बहुत सारी चीजें लाइक समझ जाओगे कि जो केमिकल्स बॉडी के लिए जरूरी होते हैं गाइड रखने के लिए, वो आपके माइंड में नहीं है। रेस्टलेस फील करते हो आप कि थोड़े देर के लिए भी दिमाग आपका खाली नहीं है। तो वो जब ओवर थिंकिंग एक्सेस में हो जाती है उसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसके कारण लोग अपने जो डिसीजन है उसको डिले करते रहते हैं। रही बात जो टास्क वाली, जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज आप बोल रहे हो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक लत है जो आगे जाके बीमारी बन जाती है। बीमारी इन द सेंस बहुत बुरी बीमारी कि यार मैं बस टाल रहा हूँ, सीरियसनेस की कमी हो जाती है। क्योंकि आज जिस चीज के लिए आप जितना सीरियस और उत्साहित हैं, गारंटी नहीं कि कल भी आप रहेंगे, क्योंकि आसपास का माहौल बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका अनुभव बदलेगा। तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो प्राथमिकता की सूची आपके पास होनी चाहिए। प्राथमिकता की सूची नहीं होती लोगों के पास, उनको पता है कि मुझे इतने काम करने हैं, लेकिन कौन से काम पहले करने हैं ये नहीं पता। तो टास्क आपके पास होने चाहिए और टास्क डिफाइन करना भी आपको आना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बोले, हमेशा आपने सुना होगा ये कि आज रात को सोने से पहले पता होना चाहिए कि कल क्या करना है। तो आपने लिख के रखे टास्क कि मैं इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, ठीक है, आपने लिख लिया। जैसे बच्चों की बात बताऊं मैं, एस्पिरेंट्स की जो है, उनके पास एक सब्जेक्ट मान लो मैथ्स का, वो मैथ्स पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बोला कि मैं कल दोपहर 2 बजे मैथ्स पढ़ूंगा। अब 2 बजे मैथ्स पढ़ोगे, टास्क अच्छे से कहाँ डिफाइन किया आपने, उसमें भी क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कितनी देर पढ़ोगे, ये डिफाइन होना चाहिए। अर्जुन का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अर्जुन के साथ जब द्रोणाचार्य खड़े थे, उन्होंने बोला था मछली की आंख बस दिख रही है। अब लोग ये बोलते क्या जिंदगी भर वो मछली की आंख देखे क्या? नहीं ना। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए भी अर्जुन के पास क्या था, गोल क्लियर था कि मेरे को ये करना है। लेकिन उसका गोल लाइफ का क्या था, विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धारी बनने का। लेकिन उस मोमेंट पे क्या गोल था कि गुरुजी ने बोला है मछली की आंख, मतलब चिड़िया की आंख भेदनी है, तो उस वक्त उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी। वैसे ही कल का मेरा गोल क्या है, कल में भी ये 2 बजे वाले टास्क का मेरा गोल क्या, मैथ्स पढ़ना। अरे मैथ्स में क्या पढ़ना, क्योंकि बाकी लोग भी तो खड़े थे ना, किसी को फल भी दिख रहे थे, किसी को टहनी भी दिख रही थी, किसी को झाड़ भी दिख रहा था। अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैथ्स में भी मैं जब बैठूंगा तो खोल के मैं कौन सा पेज खोलूंगा, कौन सा टॉपिक उठाऊंगा, कितनी प्रैक्टिस करूंगा, कितनी देर तक करूंगा। तो जब आप टास्क डिफाइन करते हो, क्योंकि आप देखना जब प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान करता है ना, तो 5-6 कारण होते हैं उसके। बहुत बड़ा विषय है ये। जैसे बहुत प्रकार के प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, ये भी अगर आपको मैं बताऊं तो, एक या मुझसे नहीं हो पाएगा, एक अरे अब तो बहुत देर हो गई, एक बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, यार अभी मैं तैयार नहीं हूं, है ना, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 4 प्रकार के तो यही जान लिया आपने। तो जो समझ नहीं आ रहा वाला बात होता है ना, ये वही होता है कि यार हम खोल के तो बैठ गए, अब पढ़ना क्या है। तो भाई अब बताओ, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको अपने माइंड की। इस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी, और ये अपने आप होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक मेंटर आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सही बोले आप। अर्जुन का उदाहरण दिए द्रोणाचार्य का, तो मुझे लगता है बहुत धार्मिक किताबें आप पढ़ते होंगे। आजकल के जो यूथ हैं, यूथ ही नहीं और बाकी लोग जो थोड़े से मार्ग से भटक जाते हैं, उनको ऐसी कौन कौन सी धार्मिक किताबें या और अदर किताबें एक बार लाइफ में कि पढ़ना ही चाहिए, कि इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकता है, आप सजेस्ट करना चाहते? देखो, किताब अपने आप में धार्मिक है, जो आपको ज्ञान दे रही है। विद्या माता बोलते थे ना, कागज को पैर लग जाता था अपन जय करते थे ना। धार्मिक, धर्म जोड़े मतलब ये क्या है कि जिस भी चीज से आपको ज्ञान मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, आपके लाइफ में ग्रोथ मिल रही है, वो सब आपके लिए काम का है। सब पढ़ो, हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ किताबें लोगों को सजेस्ट करूं, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा भगवत गीता उठा लेना भैया, पढ़ लेना। अभी अपने लाइफ के अर्ली, और ऐसा है कि भगवत गीता एक बार पढ़ लोगे तो सॉर्टेड, ऐसा नहीं, आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी। आप बूढ़े हो जाओगे तब भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितने बार आप भगवत गीता पढ़ोगे उतने बार आपको नई आई ओपनिंग चीजें पता चलेंगी। भगवत गीता अगर नहीं पढ़ पा रहे हो शुरुआत में, तो आप एक काम करो, एक ही का ही पढ़ो। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है श्रीला प्रभुपाद जी की, वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। राम राज्य आशुतोष राणा जी की है, वो पढ़ सकते हो आप। अमोंग हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ सकते हो आप। लेकिन जो लोग अपने आप की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, जिनको ये शिकायत होती है कि लोग उनकी कदर नहीं करते, उनके लिए एक किताब मैं हमेशा थेरेपी के रूप में रिकमेंड करता हूँ, वो है करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये आप पढ़िएगा जरूर अच्छे तरीके से। और जो लोग अपने लाइफ में मोटिवेट नहीं रह पाते, जिनको लगता है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग जरूर पढ़िएगा आप। और जब आप ये किताबें पढ़ेंगे, आप अपने पूरे नरेशंस को चेंज कर चुके होंगे, क्योंकि आप जब उसको पढ़ोगे तो आप खुद अपने आप को उस पात्र में खोजोगे, और उस पात्र ने जो किया अंत में आप भी फिर उस डायरेक्शन में जाओगे। पढ़िए फिर भैया ने जो बताया वो किताबें तो कम से कम
और बाकी ये जो आप, दो किताबें आपको बहुत जो ज्यादा अच्छा लगे, रिकमेंड करता हूँ क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता तो मैं खुद भी पढ़ता हूँ, 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। वे मुझे हर बार ऐसा रियलाइज होता है कि अगर मैं कोई बुरी सिचुएशन में पड़ा हुआ हूँ और अगर मैं उसमें से कोई भी अगर पार्ट पढूं तो जो श्लोक आपको निकल के आता है ऐसा लगता है वही उसका अर्थ है, वो उसी में उसका उत्तर छुपा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, हर सिचुएशन का उत्तर उससे तो मिलता ही है। एक चीज और, भगवत गीता अगर आप सोचो कि कोई पढ़ के हमको पढ़ा दे, देखो इंटरप्रिटेशन की बात होती है। जिस चीज को पढ़ के आप कुछ और मतलब निकाल रहे हो, किसी और ने कुछ और मतलब निकाला होगा। जैसे मैंने बोला ना, हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं। तो आप ये सोचो कि मैंने भगवत गीता पढ़ ली और उसका वही अर्थ है जो मैंने समझा है, वो सही भी नहीं है। वो आपके लिए काम का है, लेकिन क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। ये मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि आजकल लोग वीडियो सुनने में, ऑडियो बुक्स सुनने में या फिर सार या समरी पढ़ने में भरोसा करते हैं। तो सार या समरी किसी ने लिखी है अपने आप से पढ़ के, तो आपका ज्ञान क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो खुद पढ़ो, खुद पढ़ो। ये जो आप बहुत सारे प्रवचन भी सुनते होंगे, इसमें ये लिखा वो लिखा है, मैं बोलता हूँ जाके खुद पढ़ो, क्योंकि आपका दिमाग उसका कुछ और अर्थ निकालेगा और सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार ना मिले, 2-3 बार पढ़ोगे तो और वो क्लीनिंग होगी। इसको लेके एक बहुत प्यारी सी कथा है, मतलब कथा नहीं, एक बच्चा जाके पापा को बोलता, पापा भगवत गीता पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़ने से क्या होगा, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, दिमाग में तो कुछ रुक नहीं रहा है। तो उनके पिताजी ने बोला एक काम करो, कोयले की टोकरी है, कोयला खाली करो, टोकरी में पानी भर के लाओ। बच्चा गया, लेके आया, आते तक पानी बाहर गया। बोला दोबारा भर के लाओ, गया, पानी बाहर, दोबारा भर के लाओ, गया, पानी बाहर। बच्चे का यही प्रश्न था ना, पढ़ रहा हूँ लेकिन दिमाग में नहीं रुक रहा ना, समझ नहीं आ रहा। तो उसने यही बोला, क्या यार बार बार आप भरवा के ला रहे हो, यहाँ आते तक तो खाली हो जा रहा है। पिताजी ने बोला लेकिन टोकरी तो साफ हो गई ना। किताबें हो सकता है आपके दिमाग में रुके ना, लेकिन आपके दिमाग को साफ कर देंगी। तो भगवत गीता का मूल उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में जो गंदगी है ना, उसको साफ कर देगी। इसलिए पढ़ो, दिमाग में रुक जाएगा इसलिए नहीं। बहुत अच्छी बात कहा भी आपने। जैसे कि आज का यूथ जो है पैसे के पीछे पागल है, ऐसे कहें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। जहाँ ज्यादा पैसा होता है, जहाँ ज्यादा इनकम होता है, उधर अट्रैक्ट होता है। तो हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, 70-80% किसान है आज भी इंडिया में। तो फार्मर के जो सन है, मैं खुद एक किसान का पुत्र हूँ, तो क्या करते हैं कि खेती किसानी में ज़्यादा लागत लगता है, इनकम कम होता है, ऐसा करके खेती किसानी से भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि फ्यूचर तो किसानी का ही है इंडिया में। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को पढ़ाते भी थे, तो आप मुझे ये बताइए कि खेती किसानी से बिजनेस से ज्यादा इनकम हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है, लोग कर भी रहे हैं, आपने देखा होगा अगर। और ये बात भी तय है कि आने वाले समय में विश्व का जो सबसे रईस आदमी होगा वो इसी क्षेत्र में से निकलने वाला है, एग्रीकल्चर के बेसिस पे। लैंड कम हो रही है, रिस्क बढ़ रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात होना, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट ना मिल पाना, बहुत सारी मवेशियों के द्वारा फसलों का खराब हो जाना, और पेशेंस लेवल। किसानों के पास होता है पेशेंस, लेकिन आम इंसान के पास पेशेंस नहीं होता। और रही बात बड़ा बनने की, ना केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। एक भिखारी को हर दिन पैसा चाहिए, इसलिए हर दिन भीख मांगता है। एक एम्प्लॉय को महीने के अंत में पैसा चाहिए, उसका माइंड से कैसा है। हाँ। एक छोटा मोटा व्यापारी है तो वो 6 महीने साल भर का इंतजार कर सकता है, लेकिन जो बड़ा बनना चाहते हैं वो दशकों का इंतजार करते हैं, तब जाके वो बड़ा बन पाते हैं। तो ये जो पेशेंस बिल्ड करना है ना, लाइक किसानों के क्षेत्र में बोला जाए तो वो 6 महीने साल भर का इंतजार करते, क्योंकि उतनी उनके पास कैपिटल होता भी नहीं है। हाँ। या तो उनको लोन इतने इजीली मिल जाए, मिलते भी है तो थोड़े मिलते हैं और उसको भी वो चुका नहीं पाते। और रही बात बड़े जो किसान हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो तो अभी भी कर रहे हैं किसान। हाँ। और आप बोलो बिजनेस सेक्टर में भी जो भी लोग उत्पाद बना रहे हैं, उनके अब अलग अलग अपने अपने लेवल पे फार्म है, और वहां पे जो किसानी कर रहे हैं वो किसान है, लेकिन जमीन अब किसान की नहीं है, वो एक मजदूर बन के रह गया। किसान वो होता है जिसके पास जमीन होती है। तो इवन आपने देखा होगा जब मौसम खराब भी होता है, मुआवजे मिलते हैं, तो मुआवजे जमीन के नाम पे मिलते हैं, भाई जमीन है या नहीं है। तो जो किसान जो रोजी के बेसिस पे काम कर रहा है, जिसको फसल उगाना आता है, वो अब मजदूर बन के रह चुका है। देखो आज आप देख लो MS धोनी को देख लो, अपना खुद का फार्म हाउस है, खुद उगाता है, खुद खाता है। करने के लिए बहुत सारी चीज की जा सकती है, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत है और पेशेंस बहुत लगेगा। ये मेरी खुद की अपनी राय है। बाकी आप खोजने जाओगे, आप ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक करने जाओगे और किसानों से पूछोगे, तो वो तो आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बता देंगे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम सीमित है ना, हम बस शहर में रह रहे हैं, हम बस छोटी मोटी चीजें जान पा रहे हैं और हम सिर्फ आकलन लगा पा रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ा के जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से आते हैं, उनसे बात करके मुझे बस इतनी तक की बात पता चली है, और जो थोड़ा बहुत दिमाग अपना दौड़ा सकता हूँ उसके आधार पे ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। ये तो आपने सही कहा। आजकल बहुत लोग क्या आधुनिक कृषि कर रहे हैं, और एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो गया आजकल एग्रीकल्चर का। अच्छे कॉलेजेस खुल गए हैं, जैसे हमारे रायपुर में ही कृषि विश्वविद्यालय है,
वहाँ PhD तक कोर्स कर सकते हो, अच्छे हॉस्टल्स हैं, लोग रुक के करते हैं, हमारे कुछ मित्र कर भी रहे हैं। कृषि को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए और लगे नहीं छोड़ सकते ना, इंसान खाएगा क्या? अब आप बोलो लाइक टेक्नोलॉजी की बात, इजराइल पहाड़ी इलाका है, लेकिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के मामले में वो बोला जाए तो पूरे विश्व में जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है इजराइल नंबर 1 पे है। तो आधुनिकता के मामले में सिर्फ ये नहीं कि आपके पास आविष्कार होना चाहिए, पहुंचना भी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वो बात पहुंचनी भी चाहिए और उनको प्रशिक्षित भी किया जाना पड़ेगा और सब्सिडीज भी देनी पड़ेंगी। लोन माफ करने से नहीं बनेगा। आप उनको क्या बना दो, काबिल बना दो कि वो खुद कमा के अपने लोन पटा पाए, खुद चुका सके, हो जाएगा, वो मुमकिन है। बस आप वहां पर जाओ तो नियत के साथ। आप ये बताओ कि चुनाव के प्रचार में आप पहुंच जाते हो ऐसे ऐसे एरियाज में जहां पे पानी बिजली नहीं पहुंचता। चुनाव के समय आप पहुंच सकते हो तो पानी भी पहुंच सकता है, बिजली भी पहुंच सकती है, सुविधा भी पहुंच सकती है, संसाधन भी पहुंच सकते हैं, उपकरण भी पहुंच सकते हैं, आधुनिकता भी पहुंच सकती है। बात होती है नियत की, है ना। अब जो कुछ लोग निकल आते हैं, पढ़ जाते हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, वो लोग ये करके दिखाते हैं और देखिएगा अभी दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में कृषि आधुनिक रूप से होगी और अच्छे लेवल पे होगी। लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे पैमानों पे कर रहे हैं, लेकिन वही लोग कर पा रहे हैं जो निकल आए हैं बाहर और जिनके पास बुद्धि संसाधन है। और क्या होता है, जैसे किसानों का क्या होता है, जिस टाइम फसल निकलता है उस टाइम रेट बहुत कम होता है, तो उसके पास उतना पैसा नहीं होता या धन नहीं होता कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। पहली बात तो खुद का कोल्ड स्टोरेज बना नहीं सकते। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए फैसिलिटी के लिए उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता, तो उनको जो रेट चल रहा है उसी रेट में देना पड़ता है। जैसे प्याज कई बार क्या होता है 5 रुपए 6 रुपए किलो में जाता है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर मल्चिंग पेपर वगैरह के साथ अगर कृषि किया जाए और ड्रिप इरिगेशन के साथ, तो प्याज के 1 किलो के लिए कम से कम 3-4 रुपए तो लागत ही आ जाता है। उसको किसान अगर 5 रुपए 6 रुपए में बेचेगा तो फिर उसको तो प्रॉफिट है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को और जिससे किसान को हेल्प मिल सके? अब इस पर अगर बोलोगे तो हमारा ज्ञान तो बहुत ज़्यादा सीमित है, लेकिन अगर आप बोलो, देखो सब्जियों के साथ एक चीज़ और होती है ना, बहुत जल्दी खराब होती है ना। तो आप एक चेन बिल्ड कर सकते हो, लाइक अमूल पैटर्न अगर बोला जाए। हमारे देश में दूध पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके लिए फिर अमूल की एक चेन शुरू हुई कि आप उगाओ और संभालने की जिम्मेदारी किसकी, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। वैसे ही आप सब्जियों के केस में भी कर सकते हो कि बहुत जगह पे आप उत्पाद उगाने वाले अलग हो सकते हैं। ये मेरा सीमित नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि लोगों को स्ट्राइक नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, कहीं ना कहीं कमी दिखी होगी, इसलिए नहीं। जैसा आपने कोल्ड स्टोरेज की बात करी, तो एक बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना दिए जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको संभालेंगे भी कौन, किसान ही संभालेंगे, समिति बना के वो स्टोर करें। तो ये सामान कौन खरीद लेगा, उनकी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद लेगी और उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट करते रहेगी जितना सब्जी उनके यहाँ से आया। और आगे की चीजें भाई ये लोग अपना मार्केट में जाके बेचें अपने लेबलिंग के साथ, अपनी एक ब्रांड बना ले, जैसे अमूल ने अपनी ब्रांड बना ली। अब ये मैं सोचता हूँ कि ये दिमाग में आया भी होगा या नहीं आया होगा, मैं ये सोचता हूँ कि ये उपाय हो सकता है। अब फिर कई बार डाउट भी होता है कि यार ऐसा सोचा होगा उन लोगों ने, करने की कोशिश की होगी, समस्या आई होगी, लेकिन अगर निकाला जाए रास्ता तो निकल सकता है। कि ये 5-6 गांव है, 5-6 गांव के बीच में बहुत अच्छा सा एक कोल्ड स्टोरेज बना गया, एक नहीं अच्छी कैपेसिटी में, और ये किसानों ने ही अपनी एक समिति बना ली है जिसमें ऑपरेटिंग हेड वगैरह हर चीज है, वो इनको बेचेंगे। और क्योंकि अब इनके पास बहुत तादाद में सब्जियां हैं, ये बड़े बड़े मार्केट में बेच सकते हैं। जो पैसा आएगा एम्प्लॉयज को भी देंगे जो इसको चला रहे हैं कोल्ड स्टोरेज को, और किसानों के पास भी पैसा चले जाएगा। तो बिचौलिया वाला सिस्टम यहाँ पे कट गया। क्योंकि दूध में भी जो केस था ना, जो किसान थे जो 1 या 2 मवेशी रखते थे, वो जाके बेच नहीं सकते थे शहर में, तो बिचौलिए खा जाते थे पैसा। इसीलिए समितियां बनाई गई, है ना। हमारे जो वर्गीस कुरियन साहब थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, जिनके जन्म दिवस पे मिल्क डे भी बनता है हमारे देश में, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनने ये चीज चैन बिल्ड करी कि ग्रामीण स्तर पे हम क्या बना देंगे, विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हम क्या कर देंगे, उसके शहर स्तर पे क्या बना देंगे, उसके प्लांट बना देंगे, और स्टेट लेवल पे क्या बना देंगे, उनकी फेडरेशन बना देंगे जो बेचेगी। तो वैसा इस केस में भी किया जा सकता है, मुमकिन तो है। ये मैं सोचता हूँ, अब पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है। बस एक बढ़िया नियत के साथ अगर किया जाए तो सब पॉसिबल है। अब पता नहीं है कितना प्रैक्टिकल है, ये तो अपन लोग दिमाग दौड़ा सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये तो सब तो ठीक है, इसके साथ अपन कृषि की बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम जो बात करने हम प्रोफेशनल्स नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है। मैं भी हालांकि कृषि फील्ड से ही आता हूँ, पापा हमारे गांव में आज भी खेती करते हैं, लेकिन मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। अगर आप मुझसे फोटोग्राफी के बारे में बात करोगे तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन कृषि का उतना नॉलेज मुझे भी नहीं। लेकिन बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, क्योंकि
किसान उगाता है तो देश खाता है। भैया मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे, ये पूछना चाह रहा था कि आजकल लोग 10th पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लेके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, फिर उनका ग्रेजुएशन भी हो जाता है लगे हाथ, मास्टर्स भी हो जाता है, लेकिन फिर उनके लाइफ का जो सबसे कठिन मोड जिसको कहा जाए वो आता है सेलेक्ट, कि वो बिजनेसमैन बने या पॉलिटिशियन बने या उनको जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कई स्टूडेंट्स तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते करते बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ कुछ अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या है तैयारी ही करते रहते हैं, फिर बाद में वो डिप्रेस्ड होते हैं, जिसका हमने बात किया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? मैं बता नहीं सकता उमर, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, बहुत तगड़ा सवाल है ये। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यार, कि 10 में से एक बच्चा या 100 में से एक बच्चा ही ऐसा होगा जिसको ना पता होगा कि अब मुझे ये करना है। बाकी 99 लोग एक्सपेरिमेंट करके ही जानते हैं। और ये जो 18 से 30 वर्ष की उम्र होती है ना, ये एक्सपेरिमेंटल एज होती है। बिना किए आप जान ही नहीं सकते कि आप इस चीज के लिए बने हो। अब आप होता क्या है, आप पूछते रहते हो दुनियादारी लोगों से, अब दुनियादारी वाले लोग क्या बताएंगे, अपने सीमित नॉलेज के आधार पर आपको बोल देंगे आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो भाई आपसे दुनिया पूछेगी कि आप कौन हो, अगर आप नहीं बता पाओगे तो दुनिया आपको बताएगी कि आप कौन हो। यही नहीं करना है। आप बस ये सोचो कि भाई अभी मेरे को एक्सप्लोर करना है। आप एक चीज के पीछे मत भागो, सिक्योरिटी के पीछे मत भागो भैया। 12वीं कर लो सब सेट है, ग्रेजुएशन कर लो, अरे सेट कुछ नहीं होने वाला। अपने मम्मी पापा से पूछो, हो गए होंगे 50 60 65 साल के, दादा दादी से पूछो, सेट कुछ नहीं होता। लाइफ संघर्ष के बारे में, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, सेट कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। हुआ क्या पता है अमर, इनको ना चला दिया गया एक ऐसे रास्ते पे ये बोल के कि ये रास्ता बहुत सरल है, इससे चले जाओ। अब ये अपने दिमाग में यही लेके चल रहे हैं कि ये रास्ता बहुत सरल है, चलो। अब जब इनको कांटे मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे, बाकियों का रास्ता तो सरल था, क्योंकि इनको यही बताया गया कि यार सरल रास्ता है, बाकी लोग तो निकल गए। नहीं भाई, सरल नहीं है, पत्थर कांटे उनको भी मिले थे, आपको भी मिलेंगे। तो सेट कुछ नहीं है, आप एक्सप्लोर करो। 18 से 30 वर्ष की उम्र आपकी एक्सपेरिमेंटल एज है। एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, गिरो, इसमें मन नहीं लग रहा दूसरी चीज करो, सीखो, करो, यही करना है। आप एक्सपेरिमेंट करने से मत भागो। एक चीज आपको जच जाएगी। अरे रोहित शर्मा का उदाहरण ले लो, आप वो क्या बनना चाहता था, स्पिनर बनना चाहता था, क्या बना, विश्व का सबसे अच्छा ओपनर बना, बहुत अच्छा ओपनर बना। अमिताभ बच्चन के आकाशवाणी में काम करने आए थे भैया, क्या बने, एक्टर। तो आपकी तकदीर आपको वहां ले जाएगी, आप जिसके लिए आए हो। लेकिन आप ये दिमाग में मत रखोगे सिक्योरिटी, भाई एक चीज तलाश लूं मैं पकड़ लूं, नहीं, आप खुद को पकड़ो। पजल होता है ना, लाइफ क्या होती है, पजल होती है। पजल में क्या होता है, उसका एक खांचा बना होता है, अब वो शेप उसको पता होना तो पता चल जाता है कहाँ फिट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हम पजल को खोज रहे हैं। भाई तू अपने आप को देख, तू ये डिब्बा है, ये खांचा तू है, ये टुकड़ा तू है, और ये लाइफ है। तो अपने शेप को पहचान, तेरे को अपना शेप पता चल जाएगा, वो खाली जगह दिख जाएगी, मेरे को यहाँ फिट होना है। क्या गलत है? सही बोल। कपड़े के शोरूम में जाते हो, आपको अपने कमर का नाम पता होगा ना। हाँ। कि भाई मेरा 38 है, मेरा 36 है, मेरा 30 है, मेरा 32 है। हाँ। तुरंत जाके वही कपड़ा उठाते हो ना। अब पता ही ना हो तो क्या करोगे, पहले ट्राई करोगे। हाँ। तो आपने पहले ट्राई कर रखा है, इसलिए आपको पता है कि मेरे को ये करना है। जिसने ट्राई ही नहीं किया है वो दूसरे से पूछे मेरे को कितनी आ जाएगी, अरे यार क्या बात करते। तो सिक्योरिटी के पीछे मत भागो, लाइफ संघर्षी है। मम्मी के पेट से निकले थे तो भी ताकत लगाए थे बाहर आने के लिए। तो अब ये जीवन से निकलोगे तो भी ताकत लगानी जीवन के अंत तक। तो ये जो लोग अब से बोले ना आपको जूता उठा के मार रहा हूं, मत मारना भाई, मजाक कर रहा हूं। लेकिन ये समझ लेना सिक्योरिटी कुछ नहीं होती लाइफ में यार। लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ का नाम ही संघर्ष है। तो ये बोले 12वीं के बाद सेट, ग्रेजुएशन के बाद सेट, ये करने के बाद सेट, सेट कुछ नहीं। आप जब तक कंफर्ट खोजने के लिए जाओगे, जब आप ये सोचोगे कि भाई ये करके मैं ये हो जाऊंगा, भाई सेट होने ही नहीं देगी। हाँ। अपने मम्मी पापा को देखो, दादा दादी को देखो, जो बता रहा है उसको देखो, दिखा भले ही नहीं रहे, लेकिन सबके लाइफ में समस्याएं चल रही होती हैं। तो सेट कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट करो, आपको अपने आप वो काम जच जाएगा। आपको ये काम जच गया ना, आप क्योंकि काम वो मत करो जो मेरे को पैसा दे, काम वो करो जो मुझे पसंद है। और आप इसको जब करने लगोगे ना, आप इसको अपना हर चीज देने लगोगे ना, देखो आप फिर वो पैसा इतना देगी आप गिन नहीं पाओगे। अभी आपने ये मूवी देखी होगी चंदू चैंपियन। अब आपको बोलेंगे गोल क्या है उसका, क्या गोल है? गोल हमेशा बदलते हैं, गोल हमेशा बदलते हैं, पर्पस नहीं बदलता। पर्पस क्या है? एक अच्छी जिंदगी जीना, मम्मी आपको प्राउड फील कराना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, देश का नाम रोशन करना, ये पर्पस होता है। कुछ पर्पस देते हो। मेरा पर्पस क्या है कि देश के यूथ के ऊपर मैं अपना काम करूं, देश के यूथ को जितना हो सके कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए मना पाऊं, ये मेरा काम है, मेरा यूथ से जुड़ा हुआ काम है। आपका क्या काम है कि जो फोटोग्राफी है, फ्रेम है, इससे जुड़े हुए जो भी काम कर सकता हूँ अच्छे तरीके से मैं करूँ, क्योंकि आपको इससे प्यार है, कैमरा से प्यार है। आप लोगों की लाइफ के कैप्चर्स, मोमेंट्स को कैप्चर करना आपका काम है, इसको करने में आपको मजा आता है। चंदू चैंपियन का पर्पस क्या था?
पर्पस था देश को प्राउड फील कराना, गोल्ड लाना। हाँ। अब बॉक्सिंग करके लाऊं, कुश्ती करके लाऊं या तैराकी करके लाऊं, ये उसका नहीं था पर्पस। तो एक गोल था और समय समय पे चेंज हुआ वो गोल। पहले वो कुश्ती किया, नई मामला सेट हुआ, लेकिन मेरे को गोल्ड तो लाना है, तो वो बॉक्सिंग में कन्वर्ट हुआ, नहीं बना काम, पैरालाइज हो गया। फिर पैरा ओलंपिक्स में गया, स्विमिंग किया, स्विमिंग में गोल्ड ला के दिया। यस। पर्पस क्या था? तो पर्पस तलाशो। गोल अलग है, पर्पस अलग है। गोल आपका अभी पूरा होगा, अगला आपको बनाना पड़ेगा, अगला पूरा होगा, फिर तीसरा बनाना पड़ेगा। गोल बदलते रहते हैं, पर्पस नहीं बदलता। तो पर्पस क्या है? अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने देश को प्राउड फील कराना। हाँ। अपना पर्पस हो सकता है, मेरा पर्पस अलग, आपका पर्पस अलग। तो आपको पर्पस मिल गया, सेट है, तो करियर बन जाता है, सब बन जाता है। लोग जो देख रहे हैं हमें, जो देखेंगे, वो तो ऐसा बोलेंगे कि देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। हम जैसे बात करते हैं और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बता चुके हैं, और हम भी अभी उसी बारे में भी बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करना, आपने जैसा बोला, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो लोग सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा से नहीं डरते, खुद से नहीं डरते, लोग समाज से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? लोग नहीं कहेंगे तब दिक्कत है। वो कुत्ता सामने बैठा रहेगा, कोई इंसान वहां बैठा रहेगा शांति से, उसको कोई ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो कुछ करने जाएगा ना, तभी उसको बोला जाएगा। और लोगों की बात नहीं सुनने का, सीरियस नहीं लेने का। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत प्यारी सी कहानी है। एक गांव में ना एक पेड़ था, जिसके लिए ना एक बात फेमस थी कि इस पेड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता। हाँ। एक दिन प्रतियोगिता रखी गई कि आप पता करते हैं, कोई ना कोई तो चढ़ ही सकता होगा। हाँ। प्रतियोगिता रखी गई। अब गांव, बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक इंसान चढ़ा, नहीं चढ़ पाया। सब बोलते रहे नहीं, अब मुमकिन नहीं, मुमकिन है। 2 3 4 5 सब गए। एक इंसान आया, चढ़ के दिखा दिया। पूछा गया, भाई कि बाकी लोग नहीं चढ़ पाए, तुम कैसे चढ़ गए? उसने बोला, पता चला बहरा था वो। क्या था? बहरा था। तो होता क्या है ना, जब समाज वाले लोग बोलते हैं ना कि भाई नहीं हो पाएगा, तो सबकॉन्शियसली हम भी मानने लगते हैं कि नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि वो बहरा था, तो उसको ये मान्यता के बारे में पता ही नहीं था कि भाई ऐसी कोई मान्यता है कि भाई नहीं चढ़ सकता। उसको सुनाई ही नहीं दिया, लोगों की बात को सुनना ही नहीं है, इसका मतलब। तो ये बात है। और लोग क्या वो बोलेंगे, और घर वालों की भी बात लोग बोलते हैं कि घर वाले साथ नहीं देते। यार देखो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना हम इसको बहाने की तरह बनाते हैं। आप अगर लड़ लोगे ना, देखो आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि इस क्षेत्रों में कुछ करके दिखा दूंगा, सच में जिगरा है। कई बार तो सेल्फ डाउट ही होता है ना यार, कि चलो बहाना मिल गया, घर वाले नहीं मान रहे, कल को लोग पूछेंगे तो हम बता देंगे। लेकिन कई बार घर वाले सच में नहीं मानते, लेकिन जो सच में करना चाहते हैं वो घर वालों के खिलाफ जाके करते भी है, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन मैं प्राउड फील कराऊंगा, घर वाले मेरे को आ जाएंगे मेरे पास, तो थपथपाएंगे फिर। लेकिन घर वाले तब मानते हैं, आप उनको समय दो कि मेरे को 2 साल का समय दो, मैं 2 साल में कुछ करके दिखाऊंगा। आपको क्या लगता है, आपके घर वाले माने होंगे? मेरे क्या लगता है, मेरे घर वाले माने होंगे? किसी के घर वाले नहीं मानते, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते। घर वाले कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे के जीवन में समस्या है। मैं यही बोलता हूँ कि भाई समस्या तो आएगी, आप मर खप के चले जाओगे एक समय के बाद, आगे की जिंदगी बच्चे को खुद ही जीनी है। तो मैं तो बोलता हूँ जितना हो सके उतना संघर्ष उसके लाइफ में दो, आने दो। गिरेगा, चलेगा, सीखेगा। आपके सामने अगर सफल हो गया, आपके सामने अगर जूझना सीख गया, तो चैन से मर पाओगे आप। मम्मी पापा अगर सुन रहे हैं किसी के भी, आप समझ लो। भैया सुनो ना, जो मम्मी पापा वाला कहानी बता रहे थे ना आप, तो वो कहानी याद आ गई मुझे। श्री कृष्ण जी तीर चलाए थे। अच्छा ठीक है। हाँ। यही अच्छा, इसके लिए बोलना है, यहाँ पे बोल दूं? बोलिए। तो बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, तो युधिष्ठिर जी को छोड़ के बाकी के 4 पांडव कृष्ण जी के पास आए थे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कलयुग कैसा होने वाला है। तो कृष्ण जी ने बोला था कि ठीक है बताता हूँ, पहले मैं 4 दिशा में तीर चलाऊंगा और आप लोग जाना, देख के आना उस तीर की दिशा में हो क्या रहा है। तो उन्होंने तीर चलाया, चारों पांडव एक एक दिशा में गए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और पहले भीम गए, तो भीम ने देखा कि वहां पे ना 5 कुएं थे। बीच वाले कुएं के आजू बाजू 4 कुएं थे, वो लबालब भरे हुए थे, बह रहे थे, ओवरफ्लो कर रहे थे, और बीच वाला कुआं एकदम सूखा था। भीम ने तीर लिया, ये वाला दृश्य देखा और वापस आ गए लौट के। अर्जुन जहां पर गए, उन्होंने वहां पर देखा कि यार एक गाय अपने नए जन्मे हुए बच्चे को इतना चाट रही है, अच्छे से चाट रही है, ठीक है, और भीड़ उसको देख रही है। और जब चाट रही है ना, तो इतना चाटा गाय ने, उसको इतना चाटा कि घाव हो गया है बछड़े को। क्या हो गया है? घाव हो गया है। तो ये भी वो देख के दृश्य, अर्जुन वापस आ गया तीर लेके। फिर आए सहदेव गए, सहदेव ने देखा कि एक बहुत ही सुरीला गाने वाला एक पक्षी, आप कोई हल समझ लो, ठीक है, बहुत अच्छा गाने वाला, वो गाना गा रहा है बढ़िया से, सुरीला आवाज, मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला। लेकिन उसके पंजे के नीचे एक खरगोश दबा हुआ है, और इस गाना गाने के दौरान ना वो खरगोश को चीरता है, खा जाता है। ये दृश्य देख के आ गया वो, ठीक है। फिर एक और जगह गए, एक और जगह उनने जाके देखा, क्या देखा कि एक पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर गोलाकार घूम घूम करके आ रहा है,
और बहुत सारे पेड़ों को चपेट में लेते हुए आ रहा है, लेकिन एक छोटे से पौधे से रुक जाता है। बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य था, वो देख के आते हैं, कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं। कृष्ण जी पूछते हैं क्या क्या देखा। भीम ने बताया कि 5 कुएं थे, 4 लबालब भरे थे, बीच वाला सूखा था। तो कृष्ण जी ने बोला देखो कलयुग में ऐसे ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपार संपत्ति होगी, जरूरत से कहीं ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग इसके साथ शेयर नहीं करेंगे। कलयुग में यही होता है, देखा होगा आपने। आजकल तो दृश्य ये भी है दोस्त कि आपके आंगन में पेड़ में फल लगे लगे सड़ जाएंगे, लेकिन आप दोगे नहीं किसी को। आपने देखा होगा ये भी। ये कलयुग में हमारे पड़ोस में। बिल्कुल। अर्जुन की बात बताई, गाय अपने बच्चे को इतना दुलार करी कि उसको चोट लग गई। ये अभी मम्मी पापा जो एग्जांपल आपको दिया मैंने, कि माँ बाप इतना ज्यादा मोह में ग्रसित है, इतना ज्यादा लाड़ प्यार सौंप देंगे बच्चों को कि बच्चे मानसिक रूप से क्या हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, वो जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे, और ये मोह उनको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये वाली बात हो गई। फिर तीसरा क्या देखा कि वो पक्षी वाला। तो इस दौर में भी ऐसे लोग बहुत है जिनकी बात अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन जो इनके अनुयायी होते हैं वो संकट में आ जाते हैं, उनका ये शोषण करते हैं। देख लो आप, बहुत सारे लोग होंगे जो ज्ञान बांचेंगे, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं उनका वो शोषण कर रहे होंगे। ठीक है, जो इनके नीचे के लोग होंगे उनका वो शोषण कर रहे होंगे। और फिर वो पेड़ वाला बात है, जो बहुत बड़ी चट्टान आती है गोल गोल घूम के, पेड़ उनको नहीं रोक पाते। तो जो चट्टान है वो है मुसीबत, और ये जो पेड़ पौधे हैं वो है फैमिली, सपोर्ट, पैसा, दुनियादारी। ये सब आपकी मदद नहीं कर पाती, मुसीबत उन सबको चीर देती है। लेकिन एक छोटा सा पौधा होता है जो इस मुसीबत को रोक लेता है। वो छोटा सा पौधा है भगवान का नाम, हरि नाम। भगवान का नाम पकड़ लो। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम पकड़ने से मुसीबत दूर थोड़ी हो जाती है। मैं कहता हूँ दूर नहीं होती, लेकिन संभालने की, झेलने की, सामना करने की शक्ति आपको मिल जाती है। तो ये बात थी। क्या बात कहा आपने पूरी महाभारत याद दिला दी। इसके साथ आजकल जो है एक ट्रेंड चल रहा है बेरोजगारी का। युवा तो है, बहुत बेरोजगार हैं, ऐसे बेरोजगारी नहीं है बोला जाए तो भी गलत होगा। तो भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई भारत में बेरोजगारी है या फिर स्किलफुल लोगों की कमी है? दोनों चीजें सही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। स्किलफुल है अगर इंसान, वो भी बेरोजगार है। कारण बाय चॉइस, बाय चॉइस। और जिसके पास स्किल नहीं है उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बेरोजगार ही रहेगा। ये दोनों चीजें वैसे चलेंगी। स्किलफुल जो इंसान है, जिसको स्किल आती है, वो बाय चॉइस बेरोजगार है। लेकिन जिसको स्किल ही नहीं आती वो तो फिर बेरोजगार रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना गलत है, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे बैठ पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसे लोगों को जॉब दे पाती है। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हैं, ये फैक्ट है। डाइजेस्ट होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो आप खुद ग्राउंड लेवल पे जाके पूछ लेना 5-6 लोगों से, उनका क्या विचार। सिक्योरिटी चाहिए यार, काम ना करना पड़े, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। यानी कि वो ऐसा काम ढूंढते हैं जिसमें काम ना करना पड़े। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट जनरलाइजिंग ऑल, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ लोगों की ये थिंकिंग होती है। ये कंपटीशन एग्जाम, नौकरी वगैरह के बारे में आपने बताया, तो ये जहाँ तक मैंने देखा है गाँव में लोग क्या करते हैं, कोई एक अगर गांव से कोई बन गया, कोई ऑफिसर बन गया या कुछ भी बन गया, आईआईटी से पढ़ के कोई बड़े कंपनी में इंजीनियर बन गया, तो वो लोग जिन्होंने कभी किताब ही नहीं देखा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो आजकल के पढ़े लिखे स्टूडेंट को फिर बोलते हैं वो कर रहा है, तू नहीं कर पा रहा है ना। तो ये किस हद तक का सही है? फिर सही तो नहीं है ये बात। अब सही गलत किया तो सही तो बिल्कुल नहीं है। और वही बात है ना, आप सराउंडिंग को नहीं बदल सकते। कहने का मतलब है लोग तब तक बोलेंगे जब तक आप कुछ करके नहीं दिखा दोगे। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। और ये आप लोगों की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि यार इंसान के खुद के मन में ये विचार आते हैं, लोगों के हमको सुनाई दे देते हैं। इंसान के अपने मन के विचार हमें पता नहीं चलते। लोग खुद अपने बारे में ये सोचते हैं कि आप फलाना इंसान इतना रईस बन गया, इतना दूर चले गया, मैं यहीं पर अटका हुआ हूँ, मेरे से छोटा था वो इतना आगे निकल गया। मैं तो कंपेरिजन तो करो मत, क्योंकि लाइफ ये नहीं है। देखो वर्टिकल स्केल नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। लाइफ ये है, हॉरिजॉन्टल जर्नी है। आपका अलग पाथ है, उसका अलग पाथ है। वो इस पाथ पे चल रहा है, आप इस पाथ पे चलो। ये दोनों की अलग अलग है। यहाँ कंपैरिजन का भाव हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, आपको करना ही नहीं है। यहाँ एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सा। आप ट्रेन का सफर किए होगे, ठीक है। अब आप जब ट्रेन में चढ़ते हो, आपसे पहले बहुत सारे लोग नहीं चढ़े हुए होते, उसमें चढ़ गए होते हैं। यानी कि आपसे पहले सफर शुरू किया है किसी ना किसी ने। अब आप जब सफर कर रहे हो उस दौरान आपसे पहले कई लोग नहीं उतरते हैं, उतर यानी कि उनका सफर पूरा हो गया है, लेकिन आप अभी भी बैठे रहते हो। अब जब आप सफर के समय उतरते हो अपना सफर पूरा करके, तब तक ऑलरेडी बैठे हुए रहते हैं ना कुछ लोग, उनका सफर अभी भी पूरा
नहीं हुआ है। तो लाइफ भी यही है, ट्रेन का सफर है। आप शुरू कब कर रहे हो और आप खत्म कब कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी, वो सिर्फ आपके ऊपर है कि यार मैं अभी शुरू करूंगा, मैं अभी खत्म करूंगा। आपको लगता है कि जल्दी खत्म करना, छोटा गोल बनाओ। आपको लगता है लंबा सफर करना, लंबा गोल बनाओ। क्या दिक्कत है? अब ऐसा है कि आपसे पहले कई लोग चढ़े, यानी कि आपसे पहले शुरुआत कई लोगों ने किया, क्योंकि जहां आप उतरोगे वहां कई लोग और उतरेंगे, है कि नहीं? लेकिन वो और लंबा सफर तय करके उतरेंगे और आप थोड़ा छोटा सफर तय करके उठोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे पहले यहाँ पे हो। आजकल तो कंपेयर ये भी किया जाता है कि ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो आजकल इंजीनियर बेरोजगार ही होते हैं। ऐसे ज़्यादातर नहीं होते, बहुत लोग होते हैं। कुछ लोग अपना सिविल करके कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में आ जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे जॉब्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ अपनी कंपनी स्टार्टअप्स कर देते हैं। तो भारत की बेरोजगारी में एजुकेशन का क्या रोल है? क्या भारत की एजुकेशन या शिक्षा पद्धति लोगों को रोजगार दिलाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। क्यों, कैसे? थोड़ा नहीं है सक्षम, स्किल की नहीं है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है दोस्त। आप इंजीनियर को पकड़ लो, कितने प्रकार के बीम होते हैं, क्या मटेरियल यूज होना चाहिए, कैसा क्रॉस सेक्शन लगना चाहिए, नहीं पता। कौन सा इंजीनियर है वो, नहीं पता। वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है ना। लाइक प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी, तो आप उनको अगर काम करके नहीं दे पाओगे तो आपको पैसा क्यों देंगे? नहीं देंगे ना। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, लाइक हम अदर कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे करके देखा जाता है चीजें। जो आपने पढ़ी हैं वो चीजें देखी भी जाती हैं। आपसे ज्यादा तो मजदूर जानता है। आप अगर सिविल इंजीनियर की बात करें, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपसे ज्यादा मजदूर जान रहे हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो, लेकिन घर का पंखा ठीक करना नहीं आ रहा है आपको, कैसे चलेगा बात? यही दिक्कत है। कहा जाए तो लोगों में स्किल की कमी है। पढ़ाई के साथ साथ ऐसा कुछ सिस्टम लाया जाए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपको आने भी चाहिए। अभी क्या एक कुछ योजना है ITI वाला, जिसमें 8th तक पढ़े स्टूडेंट या जो छोड़ चुके हैं वो भी ITI कर लेते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रिशियन वगैरह का। इसके बारे में क्या ख्याल है फिर? बिल्कुल अच्छा ख्याल है, आप करो, बिल्कुल करो। एटलीस्ट आपको काम तो आ जाएगा, भूखे नहीं मरोगे। आप कहीं पे भी रहोगे, सरवाइव कर सकते हैं। और उसके बाद की जर्नी आपकी है, पर्सनैलिटी पे काम करना और नई स्किल सीखना, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना, दुनिया में अपने आप को स्थापित करना सीखना, ये आपका पर्सनल गोल्स है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास कुछ आता है, आपको काम आता है, तो काम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा, कारीगर कभी भूखा नहीं मरता। कारीगर को पता है मैं कैसे अपना काम करके कमा सकता हूँ। तो आपको काम आना चाहिए। काम आने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कुछ भी हो, कुछ तो कर ही लूंगा मैं। ये कुछ तो कर ही लूंगा वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना जरूरी है, तब आप रिस्क ले पाते हो। नहीं तो नहीं ले पाते। सही बोले भैया। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे क्या है, किसी का बहुत सेटल्ड लाइफ रहता है, जॉब करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो अपनी हॉबी को छोड़ के कहीं ना कहीं जॉब में आया होता है। उसको लगता है कि हॉबी को अगर करियर बनाऊंगा, पैशन बनाऊंगा, इसके साथ आगे चलूंगा तो पेट नहीं भर पाएगा। उसके बाद क्या करता है, वो अपने हॉबी से कॉम्प्रोमाइज करके जॉब कर लेता है, कोई ज्वाइन कर लेता है, अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन उसको उसमें मन ही नहीं लगता है। उसको बार बार लगता है कि मैं जॉब छोड़ के कुछ और करूं, कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है। तो क्या वो स्टेज होना चाहिए कि लोगों को जैसे बिजनेस के बाद जॉब करते करते छोड़ देते हैं जॉब, फिर बिजनेस में आ जाते हैं? जैसे मैं ही आया था, बरसात में जॉब छोड़ दिया था मैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी कठिनाई आई थी। तो आप लोगों को इसके लिए क्या गाइड करना चाहोगे? देखो, अगर आपके जो एक्शंस है ना वो गाइडेड एक्शन नहीं है, यानी कि सोच समझ के नहीं लिए गए हैं, पहले से प्लानिंग रखो ना। रैंडम डिसीजंस होते हैं लाइफ में, बहुत सारे होते हैं जो सफल भी साबित होते हैं, लेकिन एक आइडियल इंसान को क्या करना चाहिए? आप अगर अपना कुछ शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए चाहिए रिसोर्सेस, उसके लिए चाहिए धन, पूंजी, समय, जमीन इत्यादि चीजें। आप जॉब करो, पहली बार में सफल होने क्यों जा रहे हो? जॉब करो, जॉब करके कुछ सेविंग करो, इतनी सेविंग कर लो कि भाई कल मैं बिजनेस शुरू करूँ तो साल भर का मेरे पास गुजारा रहे। फिर अपना बिजनेस शुरू करो, साल भर अपने बिजनेस में लगाओ, अपना गुजारा कर पाओ। अब इसमें भी लोग हिचकिचाते हैं कि भाई बिजनेस सफल नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, दोबारा जॉब करूं। तुम्हें पता है ना भाई, तुम्हें कमाना आता है, बस। पता है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम यहां से यहां जाओगे फिर यहां नहीं आओगे, यहां भी आओगे। तो ये नॉर्मल रखो चीजों को, आप अपने पास रिसोर्सेज इकट्ठे रखो, अपने बिजनेस में डालो, जो भी आपका पैशन है उसमें डालो, रन करो सिक्योरिटी के साथ। अगर फेल हो गए, जो कि हो गए पहली दूसरी बार में, जरूरी नहीं सब हो, लेकिन होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम, वापस से आओ, जमा करो पैसा, फिर जाओ। क्या दिक्कत है? तब तक करो ये प्रोसेस रिपीट जब तक कि सफल ना हो जाओ। तब फिर आप जीरो से नहीं, अनुभव से शुरू शुरू करोगे। सही बोले आप। बहुत बढ़िया। भैया,
आपको बहुत दिनों से जान रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों में आप मुझे गाइड करते हो, कई चीज़ों में हम लोग तर्क वितर्क भी करते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा चीज़ें आपसे नई बातों में नहीं जीत पाता हूँ, लेकिन आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, आप तर्क वितर्क में बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको लिटिगेशन में जाना चाहिए था, एडवोकेट बनना था, या पॉलिटिशियन बनना था। देखेंगे, लाइफ में मौका मिलेगा बिल्कुल करेंगे। देखो, एक बार हम ये अपना पैशन फॉलो कर लें। मेरे को तो ऐसा लगता है लीगल चीजें तो लोगों को पता होनी चाहिए, आजकल के समय में बिल्कुल होनी चाहिए। नॉलेज कहीं भी खराब नहीं जाता। तो लिटिगेशन करूंगा नहीं करूंगा ये बात अलग है, लेकिन लीगैलिटीज की तरफ मैं जरूर जाऊंगा, मैं नॉलेज जरूर लूंगा इसका। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो बिल्कुल हो सकता है आगे जाके प्रधानमंत्री बने। मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये मेरे दिमाग में, अगर मुझे लाइफ ने मौका दिया, अगर राम जी ने मुझे बताया, कोई रास्ता खोला, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में घुस के, हो सकता है भविष्य में आपको प्रधानमंत्री के रूप में भी दिखूं। चलो, उसके लिए बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको। भी आजकल का जो स्टूडेंट है, जो घर से निकल कर बाहर पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाई करते करते जॉब करते हैं, या किसी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, घर से बाहर रह के जॉब करते हैं, या कुछ घर में ही रहते हैं, तो उनका, कई लोगों का क्या सोच रहता है कि मैं हर चीज़ें अपने हिसाब से करूं, एकदम फ्रीडम से करूं, मुझे कोई रोक टोक ना करे। उसमें वो इंक्लूड कर देते सबको, मुझे यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी पूछना मत बोले, मैं सब अपने हिसाब से करूं। तो इसके लिए आपका क्या राय है? देखो, इंसान को और जानवर को ना दो चीज अलग बनाती है। एक तो सोचने समझने की शक्ति, और एक होता है अनुशासन। हाँ। ये उन लोगों के लिए सही है जिनके पास खुद का अनुशासन है ना। लेकिन जो एकदम मनमाने तरीके, देखो, मन का करो, आपका मन है मुझे ये क्षेत्र में काम करना है, लेकिन मनमानी मत करो ना कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है लेकिन मनमानी तरीके से करूंगा। नहीं, उसके भी नियम बनाओ, अनुशासन बनाओ, क्योंकि आजादी वही काम की होती है जिसमें कुछ नियम इंक्लूड होते हैं। अगर अपने देश की आजादी की भी बात करोगे ना, तो आजादी का मतलब क्या है कि भाई अब हमारे लिए कोई नियम नहीं बनाएगा, हम अपने देश के खुद नियम बनाएंगे। देश बिना नियम पे तो नहीं चल रहा ना, क्योंकि देश में नियम नहीं होगा तो आप देख लो अराजकता फैल जाएगी। वैसे ही अपने जीवन के ऊपर भी है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए नियम बनाए, कोई अपने निर्णय हमारे ऊपर थोपे। इसलिए हमें अपने जीवन के निर्णय खुद बनाने पड़ेंगे, अनुशासित रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना अनुशासन का जीवन गर्क है। अनुशासनहीन व्यक्ति का धनहीन और चरित्रहीन होना संभव है, लेकिन सफल होना नामुमकिन। एकदम फ्रीडम से भी रहना अच्छी बात नहीं है। आप, फ्रीडम का मायने क्या? फ्रीडम ही गलत है ना। आप जिसको फ्रीडम बोल रहे हो, फ्रीडम थोड़ी वो मनमानी है। जानवर जैसा जीवन है ना वो। जानवर क्या, जब मन कर रहा है हग रहा है, जब मन कर रहा है मूत रहा है, जब मन कर रहा है सो रहा है, जब मन कर रहा है खा रहा है। वो फ्रीडम है ही नहीं। फ्रीडम वो होती है जहां हम खुद के लिए नियम बनाए। अब आप सोच रहे हो कि मैं खुद के लिए भी नियम ना बनाऊं, क्योंकि आप देखना मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इसकी बात करते हैं, आप बस उनसे पूछना आपके लाइफ के उसूल क्या है, आपके लाइफ के नियम क्या है, नहीं बता पाएंगे। ना सोने का टाइम फिक्स, ना उठने का टाइम फिक्स, ना खाने का टाइम फिक्स, ना जीवन में कुछ करने का टाइम फिक्स। मैं भी नहीं कह रहा था एकदम समय से बंध के चलो, लेकिन कुछ नियम तो हो। सब नियम ना हो, लेकिन कुछ नियम तो हो जिसके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी चल रही हो, तब तो डायरेक्शन होगा ना। गाड़ी भी रोड पे आप ऐसे चलाते हो ना, एक लेन पे, मनमाना, भाई मेरा मन मैं जैसे चाह वैसे चलाऊंगा, भाई खुद मरेगा, 10 लोगों को मार के मरेगा। नियम होना जरूरी है। सड़क पे चलने के नियम है, लाइफ में चलने के भी नियम आप बनाओ। आप नहीं चाहते कोई और बनाए, आप खुद बनाओ, लेकिन नियम जरूरी हैं, अनुशासन बोलते हैं जिसे। हाँ, वो तो है भैया, क्योंकि बिना मर्यादा के तो जिंदगी। तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि बिना नियम के चलो। आजादी का मतलब ये है कि मैं अपने लिए नियम खुद बनाऊंगा, लेकिन बनाओ जरूर अपने लिए नियम। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीजों में दूसरे के साथ तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। कई लोग तो ऐसा है कि भगवान श्री राम के ऊपर भी सवाल कर देते हैं। तो सब पे उठेंगे। सवाल पूछना अच्छी बात होती है। देखो, कहने का मतलब है हमेशा मैं सही रहूं या हमेशा आप सही रहो, ये मुमकिन नहीं। आपने देख लो जितने भी थ्योरीज बनी होंगी साइंस में, है ना, फिलॉसफी में जितने भी आपके वो आए होंगे, फिलॉसफी आए होंगे, दर्शन आए होंगे, जब तक वो आए तब तक उनको सही माना गया। लेकिन कोई अगर इसको चैलेंज करने वाला आया तो पता भी चल गया कि ये गलत है, ये सीमित ज्ञान था, एक नया ज्ञान और है, पता चला ना। तो ये एक्सेप्टेंस हमेशा होनी चाहिए कि भाई अभी मेरे पास जो ज्ञान है मेरा अभी अनुभव के आधार पे, लेकिन कल मुझे अगर कोई और नया अनुभव मिला तो उसके आधार पे मेरा ज्ञान बदलेगा। और जो चीज मुझे कल तक सही लग रही थी हो सकता है कल मुझे गलत लगेगी। यस और नो। तो वेलकमिंग होना भी जरूरी है। रिजिड मत रहो। अगर रिजिड रहोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि कल तक मैं कोई चीज सही मानता था, आज आपने मेरे को 2-3 नई चीजें बता दी, मेरे दिमाग में, अब मेरे दिमाग में समझ आ गया कि भाई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। यस, हाँ। तो ओपन रहना बहुत जरूरी है अगर आप इवॉल्व होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बदलाव के लिए तैयार रहो। भैया, जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जैसे भी बात आया, तो उसमें एक, वैसे तो सारे उसके
अध्याय, सारे श्लोक, सारे दोहे बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ से सीखने को मिलता है। मुझे एक जो प्रसंग एक बहुत अच्छा लगता है, उसमें उनका केवट के साथ जो दोस्ती है, मोर केवट भैया वाला, उनके साथ जो मित्रता है। आजकल क्या होता है, मित्रता लोग ऐसा देखते हैं, मित्रता में भी फायदा देखते हैं। तो आप लोगों को कैसे बताना चाहते हो कि आजकल के लिए मित्र या तो पावरफुल होना चाहिए क्या, पैसे वाला होना चाहिए क्या, या तो कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए? तो लोगों को कैसे पहचान करने में फिर वो होगा कि लोग अपने लाइफ के कर्ण को कैसे पहचान सकेंगे कि ये मेरे लिए, मैं दुर्योधन हूँ तो ये मेरे लिए कर्ण की तरह खड़ा है? देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो नामुमकिन है, ठीक है। दोस्ती की ही अगर बात है तो निस्वार्थ दोस्ती अगर आप बोलोगे तो वो बचपन की दोस्ती होती है, क्योंकि ना उतना दिमाग तेज हुआ होता है, ना ही छल कपट ईर्ष्या द्वेष अहम प्रतिशोध वाली तब वाली दोस्ती होती है कि मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ रहता है, हाँ। ये मेरे साथ खाता है, ये मेरे साथ उठता है, ये मेरे साथ बैठता है, मैं जो करता हूँ इसके साथ करता हूँ। ये कौन सी दोस्ती? बिना मतलब वाली दोस्ती है, ठीक है। जब हम बड़े होते हैं, जब हमें दुनियादारी की समझ होती है, तो दोस्ती से पहले ही दिमाग में ये आ जाता है कि यार हाँ ये हो सकता है, ये हो सकती है चीजें, है ना। तो निस्वार्थ दोस्ती, और यार फिर बोलूं मैं, स्वार्थ से तो बंधा है ना इंसान। घर में भी सबसे अच्छी थाली अगर बोलोगे प्रॉपर रूप से, उसको मिलती है जो कमा के लाता है। तो स्वार्थ है, स्वार्थ इन द सेंस आपको कुछ बनना पड़ेगा तब दुनिया आपसे जुड़ेगी, फिर वो दोस्ती का रिश्ता हो या किसी प्रकार का भी रिश्ता हो। तो ये खराब कुछ भी नहीं है इसमें। और आप सोचो कि कर्ण जैसा दोस्त मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप चाहे बोलो कुछ भी बोलो, अभी नहीं समझ आएंगी बात, आगे समझ आएगी। तो आप अपने आप को रख सकते हो कि यार इससे मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी, तब भी मेरे को व्यवहार नहीं बदलना है, है ना। मेरे को नहीं बदलना है यार, मैं मतलब के लिए दोस्ती नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कब होता है सिद्ध? जब मेरा मतलब फुलफिल ना हो, उसके बाद भी मेरा व्यवहार चेंज ना हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब ये लोग दावा कर रहे होते हैं ना क्या मेरी दोस्ती मतलब की नहीं है, तब तक ये वाला हिस्सा आया नहीं होता लाइफ में। लेकिन जिस दिन ये हिस्सा आया कि मैंने फोन किया उसने नहीं उठाया, मैंने ये मांगा उसने नहीं दिया, तब तक ये बात आप बोल सकते हो कि मेरा दोस्त अच्छा है। लेकिन जब ये एक बार ये चीज आ गई तो आपके मन में ऑटोमेटिक वो बदलाव आने शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल बात है ये। सही बोल रहे हो कि जैसा कि मैं सेंट्रल जेल जाते रहता हूँ कैदियों से मिलने कई बार, तो उनके साथ बात करके ऐसा पता चलता है कि बोलते हैं यार इतने सारे दोस्त थे, हजारों की संख्या में, अलग अलग गांव के मेरे दोस्त से, लेकिन आज मिलने कोई नहीं आता है। बात ये भी है ना, देखो सबके लाइफ में भसड़ मची है और प्राथमिकता समय के साथ साथ बदल जाती है। पहले वो व्यस्त नहीं था, पहले आप लोग चड्डी बग्गी थे, आप लोग दोस्त यार थे, आपके अलावा और कोई नहीं था उसकी दुनिया में। फिर जीवन में कोई जीवन साथी आता है, बच्चे आते हैं, परिवार आता है, जिम्मेदारियां आती हैं, तो फिर प्राथमिकता की सूची में जो इंसान ऊपर था ना वो धीरे धीरे नीचे। स्वाभाविक सी बात है, प्रैक्टिकल ही है। तो मैंने ये बोला ना, आप जो बोल रहे हो मतलब की दोस्ती नहीं है, तो आप अपने नेचर पे रखो, थोपो मत कि यार हाँ आज मैं आया अमर के पास, मैं ये सोच के आया अमर मेरे साथ ये करेगा, लेकिन नहीं किया तो मेरे व्यवहार में बदलाव नहीं आना है। तो ये आप अपने ऊपर रखो। लेकिन आप ये सोचो सामने वाला नहीं यार ये नहीं आ सकता, तो मतलब तो जरूर संतुलित रहना पड़ेगा, संतुलित रहना, वेलकमिंग रहना पड़ेगा। आप अपनी चीजें दूसरों पे मत थोपो। भी आजकल सबसे बड़ा ये समस्या आता है, लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं। या कितने सवाल पूछोगे? और फिर 2-3 और है। तो मैं मेन बात कर रहा हूँ फेलियर पे। लोग क्या करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है जिसमें कई 100 अटेम्प्ट करने के बाद भी, फेल होने के बाद वो आदमी उठ खड़ा होता है और फिर से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। तो आजकल क्या होता है, छोटी सी चीज के लिए अगर फेल हो जाते हैं तो फिर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फेलियर को कैसे डील करना चाहिए? अभी जो आप बोल रहे हो ना, देखो फेलियर के साथ क्या मामला होता है। पहला सवाल तो ये है कि क्या मैंने उतना किया जितना मैं कर सकता हूँ। फेलियर के मामले में मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने एक अटेम्प्ट दिया, ऐसे ही दे दिया, इसको फेलियर मानोगे? नहीं। लेकिन अगर मैंने जितना मैं कर सकता था उतना किया तब नहीं हुआ, तो हो सकता है किस्मत खराब थी, एक और प्रयास कर लेना चाहिए। फिर से अपना 100% दिया, नहीं हुआ, चलो यार एकदम एक और अटेम्प्ट मेरे हाथ में है ना, और अभी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कर लेना चाहिए। फिर अपना 100% दिया और नहीं हुआ, तो अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ, यानी कि मैं 10 फुट की छलांग लगा सकता हूँ, मैं हर बार लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है मेरा कैलिबर इस क्षेत्र में इतना ही है, मैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इतना ही कर सकता हूँ, तो अब और समय मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कोई और एरिया तलाशूंगा, क्योंकि वही है, गोल अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी तक गोल आपका ये था, कोई बात नहीं, कहीं और जाओ। पर्पस तो सेम है ना, कि अपने आप को अच्छा जीवन देना है, परिवार को जीवन सही देना है, देश दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, यही होता है ना। तो उसके और भी रास्ते होंगे ना, तो अब मैं दूसरा रास्ता तलाशूंगा, वहां एफर्ट मारूंगा, वहां अपना 100% दूंगा। और आप देखोगे कि आप उस क्षेत्र में भी नहीं हुए तो कोई और
दरवाजा खटखटाना है अलग अलग, लेकिन तब तक जब तक यहाँ पे मैं मेक श्योर ना हो जाऊं कि यार यहाँ मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, बस। तो फेलियर नहीं होती, वो होती है छोटा सा अटेम्प्ट, परखता है वो। हाँ कई बार होता है ना, हम सब कुछ सही करने के बाद भी वो हमको नहीं दे रहा होता वो चीज, हाँ, क्योंकि वो देख रहा होता है कि पेशेंस है या नहीं है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कौशल है, लेकिन पेशेंस है या नहीं है। पेशेंस का दर्शन इससे पता चल जाता है। तो फेलियर एज सच नहीं है, एम्ब्रेस करो फेलियर को, सीखो उससे, आगे बढ़ो। हाँ। और अगर अपना 100% दे रहे हो एक फील्ड में बहुत बार, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो एक्सेप्ट करो कि वो हमारे लिए नहीं बना। हाँ, हम किसी और क्षेत्र में जाएंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कई 100 लोग होंगे, कई हजारों उदाहरण होंगे जो कुछ बनने का सोचे रहते हैं कि मेरे को ये करना ही है, कुदरत उनको कुछ और देती है और उससे बढ़कर देती है। तो ये अपने को सोचना चाहिए कि अगर जिस चीज में नहीं हो पा रहा है तो कुछ दूसरा चंदू चैंपियन वाला एग्जांपल है ना, गोल्ड लाना है, गोल्ड यानी कि देश को प्राउड फील कराना है, उसका गोल था। अब क्या करके कराना है वो कुछ और है। बस क्या है, थॉट्स वगैरह आ जाते हैं, फेलियर हो गए ये वो, उसके बाद फिर अच्छे। फेलियर ये है कि आपने अटेम्प्ट किया और दोबारा खड़े नहीं हुए, ये फेलियर। आप गिरोगे, तय है अमर, ये तय है कि आप गिरोगे, हर 4 कदम के बाद गिरोगे, वो तय है। क्योंकि कोई भी गेम खेल रहा होता है तो एक पक्ष वाला बस थोड़ी होता है, अपोजिट में भी तो होता है। आप जीतने के लिए खेल रहे हो, लेकिन आपको हराने के लिए भी कोई तो खेल रहा है। मैं उसको माया बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? माया। दिन में जो विचार आ रहे हैं दिमाग में, दुनियादारी के कपट वाले बात होती है, समस्याएं होती है, पैसों की तंगी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आ जाए, तो सब माया है। तो वो आएंगी, वो मेरे को हराने की कोशिश करेगी ना यार, वो मेरे को आउट भी कर लेगी, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा मैं टिकूंगा। ये नहीं कि मैं खेलना ही छोड़ दूं, यार खेलूंगा मैं। इस बार गिरा हूं, अगली बार फिर उठूंगा, और इस बार मैं पिछली बार ज्यादा समय ले लिया था उठने में, इस बार और जल्दी उठूंगा। तो बार बार उठने के बारे में, गिरना हार नहीं होती। हाँ, अगर गिर गए और उठने का फैसला नहीं किया तो ये हार होगी। तो इसी में फिर वो अपने को थॉट्स आता है, अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, बहुत अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं कि कुछ लोग तो फेलियर के बाद ठीक है यार ये हमारे लिए नहीं बने, एक अच्छा थॉट्स होता है कि अब नई चीज़ों के लिए फिर अपन प्रिपरेशन करते हैं। और कई बार क्या गलत थॉट्स आते हैं, तो इस सिचुएशन में थॉट्स को कैसे कंट्रोल? देखो, जो भी चीज आप कल्टीवेट कर रहे हो ना, थॉट यानी कि थॉट क्या है, सबसे पहले समझो वो बातें जो हम अपने आप से करते हैं। थॉट्स क्या है? वो बातें जो हम अपने आप से करते हैं। अब जो भी चीज हम कल्टीवेट कर रहे हैं ना, वो होती है हमारी बिलीफ सिस्टम के आधार पे। किसके आधार पे? बिलीफ सिस्टम। अब देखो, यहाँ पे कांच का टूटना कई लोग अच्छा मानते हैं, कई लोग बुरा मानते हैं। अब जो अच्छा मानते हैं उनके दिन में अच्छा चीज होगा एंड में, क्योंकि वो उसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं दिमाग में, यार आज अच्छा होगा, ये होगा। और कई लोग क्या मानते हैं? खराब। तो अब वो सोचते रहेगा, बार बार निगेटिविटी आएगी मन में और कुछ ना कुछ वो कर लेगा खराब। तो जो हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे, लाइक सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हो, सॉफ्टवेयर में जैसी कोडिंग आप करोगे वैसा परफॉर्म करेगा सॉफ्टवेयर। वैसे ही इंसान का दिमाग, जैसे बिलीफ सिस्टम आप उसमें फीड करोगे, जैसा पढ़ोगे, जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, वैसा आप बनोगे, वैसी चीजें ही आप रिफ्लेक्ट करोगे। क्योंकि हम सब क्या सोर्स है ना एनर्जी के। क्योंकि आप अभी जो बातें बोल रहे होंगे वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे होगे, आपने जो सीखा उसके आधार पर बोल रहे होगे। अब अगर मैं आपको कोई गलत चीज जो अभी तक सोच रहे थे उसके लिए अच्छा ज्ञान दे दूं, तो आपकी नॉलेज चेंज हो जाएगी अगले दिन। बस यही होता है। तो थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है और आप रेगुलरली अपना आंगन साफ कर रहे हो। यानी कि रेगुलरली ये आएंगे खराब चीजें दिमाग में, लेकिन हम क्या करेंगे? अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे और इसको काउंटर करेंगे। ये सब क्या होता है, कई बार लोग थॉट्स आते हैं, फिर लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। आदमी इसमें फेल हो गया, अरे चल तेरा नौकरी नहीं लग रहा है, तू झंडा पकड़, तेरे को चल राजनीतिक प्रचार में चलते हैं, या अपन कहीं और चलते हैं। या फिर क्या है, समाज कई बार ऐसे ऐसे ताने मारती है जिससे बंदे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी खराब चीज करने के लिए। तो आजकल का यूथ जो है बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, सोचता वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए लोगों को अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? फिर कैसे कंट्रोल करो? वही बात है ना, सीमित नहीं है ना इंसान। सीमित रहने का मतलब है, देखो समुद्र की भी सीमाएं हैं, इसीलिए वो इतना अपार है ना। तो आपको भी कुछ सीमाओं में बंधना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, दुनिया आपको बताएगी, चल ले झंडा ले चल। चलिए, आप घर में हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपका दोस्त फोन करे चल घूमने चलते हैं, आप क्या बोलोगे? भाई काम कर रहा हूँ। आप अच्छे से मना कर पाओगे? क्या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में चलते हैं। कारण रहता है। तो लोगों को कारण दो तो यार, व्यस्त रहो तो सही, तब तक कन्विक्शन आएगी आपकी बातों में। खुद को कारण देना पड़ेगा। वैसे तो भैया, अनुराग भैया, मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, और कई बार हमारी चर्चाएं भी हो चुकी है इस मामले में कि सफलता क्या चीज़ है,
खैर उसका तो डेफिनेशन बना ही नहीं है। तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि भैया आप सफलता किसे मानते हो, तो आप क्या बताओगे? देखो यार, एकदम फैक्ट बताऊं, सब रिलेट करोगे, सब के सब रिलेट करोगे। हाँ हाँ सफलता क्या है? जब आप मर रहे होगे ना, आखिरी सांस ले रहे होगे, तब आपको कोई गिल्ट ना रहे, हाँ वो सफलता है। हम लोग ना सफलता को बहुत छोटे रूप से तौलते हैं कि पैसा आ गया, ये आगे हो गया, ये सफलता नहीं है। सफलता तब है जब आप गिल्ट फ्री तरीके से मर पाओ। वो अंतिम सांस ले रहे हो, आपके मन में ये ना रहे कि यार काश ये कर लेना था, वो कर लेना था, अच्छे से मर सको ना, ये सफलता है। शांति से अंत में आपके मन में लाइक आपके सामने मौत खड़ी है और आप ये ना सोचो कि यार ये करना है, वो करना, फलांगी करना, नहीं, सीधा राम जी का नाम लो, हाँ भाई चलो जिस चीज के लिए भेजो, ये रियल मायने में सफलता है। सही बोला। आज के यूथ का जो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एडिक्शन, गलत चीजों के प्रति एडिक्शन, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? बचने के लिए तो अब मैं क्या बोलूं, देखो होता क्या है ना, माइंड को चाहिए प्लेजर। क्या चाहिए? प्लेजर, आनंद। नहीं, मन क्या बच्चा है, बिना एफर्ट के प्लेजर चाहता है, बिना ही एफर्ट के, कोई मेहनत किए बिना इसको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो ये ऐसे रास्ते तलाशता है जो 2 मिनट में, 2 सेकंड में इसको बहुत आसानी से क्या दे दें? आनंद दे दें। और आनंद हम कब चाहते हैं? जब हम परेशान रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, है ना, कोई जीवन में कुछ घटनाएं चल रही होती हैं उल्टी सीधी जिससे हम परेशान हैं, तो उस समय हमको आनंद चाहिए होता है। और ऐसी चीजें जो हमको तुरंत आनंद देते हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं? जो तुरंत आपके शरीर में डोपामिन रिलीज करे, है ना। तो वही चीजें होती हैं, दारू पी लिया, नशा कर लिया, मैस्टरबेट कर लिया, ये सारी चीजें, स्क्रॉल कर लिया स्क्रीन पे, रील देखने लगता है ना, तुरंत की तुरंत अच्छी अच्छी चीजें, ये सब चीजें एडिक्शन। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका कि भाई एडिक्शन की तरफ गया, वो ऐसे नशे की तरफ गया। कुछ ऐसे होते हैं जो हम करते रहते हैं और उसका एडिक्शन हो जाता है। लाइक जैसे स्क्रॉलिंग वाला चीज हम नॉर्मल बेसिस पे कर रहे हैं और फिर हमें इसकी आदत लग गई, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि यार और किसी चीज से भी हमारे शरीर में डोपामिन, यानी कि हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। इतना टेक्निकल नहीं जाते। आप एक्सरसाइज करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, एक्टिव लाइफ जियोगे, नींद अच्छे से लोगे, अच्छा खाना खाओगे, बाहर घूमोगे, नेचर में जाओगे, अच्छे से आपको आनंद महसूस होगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन अब हम ये सब चीजों के लिए समय नहीं निकाल रहे, हमको सिर्फ एक गेम, पॉन, सारी चीज का एडिक्शन, क्योंकि मन को मिल गया ना भाई जुगाड़, क्या कि भाई बिना कुछ किए भी अच्छा महसूस किया। और इनसे आप पूछोगे ना, इनके लाइफ में इनको कोई ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी। लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे और जब ये देखेंगे अरे यार सब लोग आगे निकल गए, टेंशन होगा तो वापस से इसको अच्छा महसूस करना होगा, वापस आएगा कौन सा रास्ता? यही वाला 2 मिनट वाला। ये फिर लूप में फंस जाता है। तो जब हमें एक चीज त्यागनी है, उसके लिए हमको सेम आनंद देने वाली कोई और चीज लाइफ में डालनी पड़ेगी। अब ये है कि ये वाली एफर्ट मार के ही मिलेगी। लाइक आपकी हॉबीज हो गई, फैमिली के साथ टाइम हो गया, बाहर घूमना फिरना हो गया, पढ़ाई लिखाई, एक्सरसाइज जो आपको महसूस करवाए अच्छा, अचीवमेंट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसीलिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है। तो इसके साथ ही भी मैं नेगेटिविटी जो होता है, समाज में बहुत नेगेटिविटी फैला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वो फैलेगा। हर एक इंसान, देखो मैं फिर बता रहा हूँ नेगेटिविटी को लेकर, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हर एक इंसान अपनी दुकान खोल के बैठा है। आप किराने की दुकान पे जाओगे, आपको क्या मिलेगा? किराना। आप फूल की दुकान में जाओगे, क्या मिलेगा? फूल मिलेगा। कबाड़ की दुकान में जाओगे, क्या मिलेगा? कबाड़ मिलेगा। अब आप क्या दुकान वाले हो, आपको तय करना है। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते सामने वाला कबाड़ दे रहा है, सामने वाला वही देगा जो वो दे सकता है। तो जो नेगेटिविटी दे सकते हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी देगा। इसके लिए आप शिकायत नहीं कर सकते कि भाई तुम और कुछ करो, नहीं। आपको सीमित रखना पड़ेगा, आपको मना करना पड़ेगा लेने से। आप मना कैसे करोगे? चुप करा के नहीं, भाई वेलकम, अगले दिन झाड़ के अलग करो। तो मैदान आपको हर दिन साफ करना पड़ेगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी। वही वाली बात है, घूम फिर के आप अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मना नहीं कर सकते। सही बोल रहे हो, एकदम से। नेगेटिविटी तो फैला ही हुआ है। भगवान का नाम लो और क्या, हरि हरि, अरे बिल्कुल, हरि भजो हरि ओम, राम राम राम, श्याम श्याम श्याम। ये एक चीज मुझे और जो जानना था, बहुत हॉट टॉपिक है ये। साल में 2 बार आता है राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस। इस 2 दिन ही हमको पूरे देश में देशभक्त कहाँ से पैदा हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो आपके तरफ से मैं पूछूं तो, आपको अगर पूछूं तो, एक देशभक्त कौन हो सकता है? कौन है देशभक्त? अरे हर एक इंसान देशभक्त है जो भले ही देश के लिए काम ना कर रहा हो लेकिन देश को बिगाड़ ना रहा हो। एक टीचर है, अगर वो अच्छे से अपना
जॉब कर रहा है पढ़ाने का, वो देशभक्त है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं और देश के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, वो देशभक्त है। एक पुलिस वाला ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहा है, वो देशभक्त है। एक ड्राइवर अच्छी नीयत के साथ अपना काम कर रहा है, एक एम्बुलेंस का चालक अच्छी नीयत के साथ पेशेंट को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दे रहा है, वो देशभक्त है। एक नेता जो वादे करता है उसको निभा रहा है, तो वो देशभक्त है। एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो देशभक्त है। तो हर एक इंसान जो अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रहा है, वो देशभक्त है। प्लस जो सोशल ड्यूटीज है, कचरा ना फैलाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, है कि नहीं, आप दूसरों की मदद करो, किसी को आप शब्द ना बोलो, ये सब जो सार्वजनिक संपत्तियां उनका सम्मान करना, मौलिक अधिकारों का हनन ना करना किसी के, ये सब चीजें क्या आ जाती है, देशभक्ति में आ जाती है। कोई बड़ा विषय नहीं है देशभक्त होना। देशभक्त हर एक इंसान है, जाहिर करो। आपकी बातों में ही नहीं, आपके एक्शंस में भी वो चीज दिखे, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ दिखानी नहीं, निभाने भी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज हमारे स्टूडियो में अनुराग भाई आए थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बहुत चीजें, वैसे भी मुझे हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं इनको एक दो बार ये भी बोल चुका हूँ कि आप मेरे रियल लाइफ विवेक बिंद्र रहो। भैया कहीं याद भी होगा आपको तो। और कहीं ना कहीं मैं पहले विवेक बिंद्र जी का बहुत वीडियो देखता था, कुछ उनके चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सीखने को मिलता था। और भैया के लाइफ में आने के बाद मैं उनके वीडियोस देखना कम कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं सीधे भैया को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं विवेक बिंद्र जी को फोन कर नहीं सकता समस्या के समाधान के लिए। तो अगर आपको कुछ लगे कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिप्रेशन में का शिकार हो रहे हो, या डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो हम नीचे अनुराग भैया का नंबर डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप उनको डायरेक्ट कॉल करके उनसे सलाह ले सकते हैं। वो आपका बिल्कुल आपको मार्गदर्शन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। ये तो हमारा एक अनुराग भैया के साथ पहला सीरीज था। आगे के सीरीज में हम और जो आपके भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी लेंगे और अच्छे अच्छे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद भैया। आप बाकी पब्लिक बस एक चीज बोलूंगा, कॉल डायरेक्टली मत करना, आप मैसेज करना, देन अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं, बढ़िया है, अच्छा, अच्छे से लाइफ जियो, स्ट्रेस मत लो। और बहुत आसान है जिंदगी जीना, अगर आपको पता हो रियल मायने में कि अभी अगले मोमेंट मेरे को क्या करना है। क्योंकि अगले मोमेंट क्या हो जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगले मोमेंट मेरे को क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट की है। आप दुनिया की सारी प्रकार की आजादी अगर आपसे छीन ली जाए, फिर भी एक आजादी आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो ये कि प्रतिक्रिया क्या देनी है। उस पे होल एंड सोल आपका नियंत्रण होता है। तो बस आप ये अगर जिस दिन सीख गए ना, आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। बाकी बस आगे कभी और मिलेंगे। बिल्कुल। और बस बढ़िया, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा बताओ, और फॉलो करो, शेयर करो अगर आपको वीडियो लगता है कि अच्छा है। क्योंकि अच्छी चीज फैलाओगे, अगर अच्छा लगता है तो, बुरा है तो मत फैलाना। क्योंकि बुरी चीज ऑलरेडी फैल रही है। अच्छा है तो अच्छे को जरूर फैलाओ, ठीक है? धन्यवाद, ध्यान रखिए। जय हिंद। जय हिंद।